स्वागत है आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को डिस्कस किया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 49 में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का दबा लो। इससे जितने भी हम लोग यहाँ पर क्लास लेते हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी से पहुंच पाए। चलिएगा बिगर किसी देरी से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद से जुड़ा हुआ नहीं। ये सवाल मैं रिपीट सवाल लेकर आया हूं क्योंकि इस बहुत सारी बातें यहां पर होगी। क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या खेलों या कोच को मुख्य रूप से दिया जाता है? हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आप सभी जानेंगे 1985 में इसकी स्थापना होती है और यह मुख्य रूप को कोच के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पूछेगा इसमें कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, जवाब हो जाएगा 15 लाख रुपए। राशि आप लोगों को याद रखना है, 15 लाख रुपए की राशि यहां पर दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को, हाँ बिल्कुल, यह 1961 से प्रारंभ हुआ था। ये प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसके साथ में कितनी राशि दी जाती है? जवाब हो जाएगा 15 लाख रुपए की राशि यहां पर दी जाती है। आप लोगों को याद होगा ऑस्कर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, आप ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार आप सभी जानेंगे कि यह ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम लोग बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर हम जरा सा सोचने का प्रयास करें कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, मेजर जो ध्यानचंद जो पुरस्कार हर वर्ष आप सभी जानेंगे 29 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा खेल दिवस होता है, आप लोग जानते होंगे खेल दिवस होता है, उस दिन के दिन घोषणा की जाती है और हर वर्ष दिया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हम लोग देखेंगे 2025 में यह पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया। एक बार फिर से मैं लिखाऊंगा, इससे क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा, बार बार चीजें याद हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले एक बात बताई थी, हमें डी गुकेश, पहले किस खिलाड़ी का नाम देखने को मिलेगा? डी गुकेश का यहां पर नाम देखने को मिलेगा। तो पहला खिलाड़ी होगा उसका नाम होगा डी गुकेश, यहां पर होगा, ये पहले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड खिलाड़ी मनु भाकर, क्या देखने को मिलेंगे? मनु भाकर यहां पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए। तीसरा खिलाड़ी कौन जो देखने को मिलेगा? हरमनप्रीत सिंह, कौन देखने को मिलेंगे? हरमनप्रीत सिंह यहां पर देखने को मिलेंगे। और फोर्थ खिलाड़ी कौन देखने को मिलेंगे? प्रवीण कुमार, कौन देखने को मिलेंगे? प्रवीण कुमार, ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। सो ये चारों बातें आप लोगों को जल्दी से लिखो इनको। हम लोगों ने ये चार प्रमुख खिलाड़ी देखे यहां पर, जिनको 2025 में मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डी गुकेश कौन से खेल से संबंधित है? जवाब हो जाएगा शतरंज। कौन से खेल से संबंधित है? शतरंज से। मनु भाकर आप सभी जानते हैं शूटिंग से संबंधित है, आप लोगों को याद होगा। हरमनप्रीत सिंह आप सभी जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है। अब प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? पैरा ओलंपिक गेम खेलते हैं। इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे, कब शुरुआत हुई थी? तो 1991 और 1992 में इस खेल की यहां पर शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है। सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को। कौन को दिया गया था? विश्वनाथ आनंद। अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले यह पुरस्कार यहां पर दिया गया था। तो ये सारा कंटेंट आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। पुनः ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वुलर झील के बारे में आप सभी जानते हैं कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में, कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सभी जानेंगे यहां पर हम लोगों को एक डल झील, कौन सी झील देखने को मिलेगी? डल झील भी यहीं पर देखने को मिलेगी। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
और इस झील को हम लोगों ने नाम दिया है वुलर झील। ये दोनों हम लोगों को JNK में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यूपी में एक हमें गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक हम लोगों को झील देखने को मिलेगी। अब इस झील की क्या खासियत है, अगर सवाल पूछ लेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील क्यों फेमस है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहां पर लिख रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील, यदि अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा तो यही गोविंद वल्लभ पंत सागर है। मैं यहां पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इस सवाल को। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। वैसे उत्तराखंड में हमें कई प्रकार की झीलें हैं, लेकिन कुछ विशेष झीलों पर यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूंगा कि लोकटक झील कहां पर होगी, सो आप लोगों को याद होगा लोकटक झील हम लोगों को मणिपुर में यहां पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा चोलामो झील, कौन सी झील, चोलामो झील की बात करूंगा, ये भारत की सबसे ऊंची झील है और ये कहां पर देखने को मिलेगी, सिक्किम में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और यदि मैं बात करूंगा चिल्का झील, आप सभी जानेंगे चिल्का झील ये कहां पर है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में होगी। कहां पर होगी, उड़ीसा राज्य में। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो देखने को मिलेगी वो यही झील देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में पुलिकट झील देखने को मिलेगी। और पुलिकट झील कहां पर देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और पुलिकट झील के बाद आप सभी जानेंगे बेवानंद झील, कौन सी झील देखने को मिलेगी, बेवानंद झील। ये झील कहां पर देखने को मिलेगी, जवाब हो जाएगा केरल में देखने को मिलेगी। इसके बाद में सांभर झील, ये झील कहां पर देखने को मिलती है, राजस्थान की पावन धरा पर, आप सभी जानेंगे, आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में अगर बात करेगा भोजताल झील, कौन सी, ये भोजताल करके है, लेकिन अगर आगे भोज लगा है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। और फिर इसके साथ यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा शेषनाग, जितने भी नाग लिखा हो जाए शेषनाग, या फिर पूछ लेगा कि बेरी नाग, जिनके पीछे नाग लिखा जाए, ये सारी ही झील हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बातें मैं आप लोगों को जो बता सकता हूं, लेकिन अभी खास है अभी यहां तक ही आप लोगों को याद रखना है। लोकटल जो प्रमुख रूप से चोलामो, चिल्का और पुलिकट झील के बारे में पढ़ाया। बेवानंद झील ये भारत की सबसे लंबी झील में से एक है, या सबसे लंबी जो है झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। 96 km की इसकी टोटल दूरी देखने को मिलेगी। लेकिन वो एग्जामिनर फिर इतना देगा नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही आप लोग पढ़े। एक्स्ट्रा अगर आप फैक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा क्लास में। चलो सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। और सवाल नंबर 3 हमें जो देखने को मिलेगा, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है, वो वर्ल्ड फेमस है, आप सभी जानेंगे। क्या मध्य प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा, उत्तराखंड में, या फिर हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहां पर देखने को मिलेगा, गुजरात का है ये लोक नृत्य और हमें देखने को मिलेगा गुजरात में। आप सभी जानेंगे कि एक तो आप लोगों का 13 ताली कौन सा देखने को मिलेगा, 13 ताली आप लोगों का फेमस है। और एक आप लोगों का भवई, ये याद होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, भवई। ये भवई गुजरात का है। लेकिन अगर यहां पर सवाल पूछ लिया भवाई पूछ लिया, तो ये आप लोगों को राजस्थान का यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजें जो यहां पर जो अलग अलग हो जाएगी, भवई गुजरात है, भवाई जो होगा वो राजस्थान में देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 4, ये सवाल फिर से लिया गया है क्योंकि हाईलाइट यहां पर बना हुआ है। पाक जल संधि किन दो देशों के को अलग करती है, आप सभी जानेंगे कि भारत और नल्ला पाकिस्तान, भारत और म्यांमार के बीच में, प्यारा भारत और श्रीलंका के बीच में, या नल्ले पाकिस्तान और यहां पर आपके ईरान के बीच में देखने को मिलेगा। सो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है आप सभी जानेंगे, यह पेनिनसुला जो क्षेत्र है, यहां पर हम लोगों को श्रीलंका देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम लोगों को एक संधि टीटी देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं हम लोग पाक जल डमरू। क्या देखने को मिलेगा, पाक जल डमरू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा श्रीलंका, इनके बीच में हमें एक पाक जल संधि
यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा अच्छे तरीके से। ये वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। अभी देखो, अभी आप सभी जानेंगे कि एक शिमला समझौता हम लोगों को जो देखने को मिलेगा। शिमला समझौता हमें नल्ले पाकिस्तान से देखने को मिलेगा। आप सभी जानेंगे कि 1972 में यह हुआ। इसके बाद में सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जो है समझौता, आप सभी जानेंगे सिंधु नदी समझौता हम लोगों को देखने को मिला। और ये देखने को कब मिला था? सिंधु नदी समझौता ये हमें देखने को मिलेगा 1960 में। तो ये दोनों समझौते आप लोगों को ये किनके साथ में? ये पाकिस्तान के साथ में भारत के प्रमुख समझौते हैं। ठीक है, अभी हाईलाइट चल रहे हैं तो मैंने सोचा अक्सर बार बार अगर हुआ तो अगर सवाल आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि या आप लोगों को पाक जल डमरू यहाँ पर देखने को मिलता है। यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 जिस प्रकार देखने को मिलेगा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? शाम वाली बैच आपको पहले ही पढ़ा है। गणेश वासुदेव मावलकर जी जो है ये यहाँ पर जो है पहले अध्यक्ष होते हैं। ये किसके अध्यक्ष होते हैं? सो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जो पहले थे, जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, मैं मान के चल रहा हूं, वरना फिर पढ़ भी जाएगी अगर आप लोगों को याद नहीं होगा मूर्खों। ठीक है, 45 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए भारतीय सेना में इस बार तुम्हारे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बात कर लेंगे। अगर आप लोगों की परमिशन है तो मैं बात कर लूंगा, वरना फिर कोई बात नहीं, जल्दी से आ जा। ठीक है, वैसे देखो मैं जितने पॉइंट अगर आप लोगों को लिखाता हूं, अगर आप लिख सकते हैं तो बढ़िया है। वैसे हम लोग बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मैं यहां पर लिखूंगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बात करूंगा। आप सभी जानेंगे हम लोग ऑफलाइन जब लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पर जो पढ़ते हैं, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को पढ़े, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 93 में इनका वर्णन हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं अगर बात करूंगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, आप लोगों को याद होगा कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो यदि अपना त्यागपत्र, मैं यहां पर लिखूंगा, यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना यह त्यागपत्र देगा। और जो भी लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, जो भी लोकसभा का हम लोगों को उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जो भी लोकसभा का यहाँ पर अध्यक्ष होगा, आप सभी जानेंगे इसको अपना त्यागपत्र देगा। नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं, न तो यहाँ पर न तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ होती है, और न ही जो है न ही लोकसभा का जो भी उपाध्यक्ष होगा, न उसकी शपथ हम लोगों को देखने को मिलती, क्योंकि ये दोनों पहले ही सांसद के रूप में अपनी शपथ जो है यहाँ पर ग्रहण करके आते हैं। तो मैं आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर इनकी जानकारी होगी। अब कुछ शक्तियां अगर हम लोग इनकी देखें तो अगर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि कोई भी सांसद, यदि कोई सांसद जहां आप लोगों को याद होना चाहिए, जहां पर संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, और उसी संसद के 20 सत्र में यदि बिगर बताए, मैं लिख रहा हूं बिगर, जो बताए यहाँ पर, जो बताए, यदि वह सांसद जो है, यदि वह सांसद 60 दिनों से ज्यादा, दिन याद कर लेना, 60 दिनों से ज्यादा यदि वह गायब होता है, यदि वह गायब होता है, तो लोकसभा जो भी अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष जो उसके पद को यहाँ पर निष्कासित कर देगा, उसके पद को निष्कासित जो है यहाँ पर कर देगा, आप लोगों को कर देगा। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। आप लोगों को याद होगा
वहीं पर यदि हम लोग जो बात ये करते हैं कि आर्टिकल 100 के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जहां पर गणपूर्ति की आवश्यकता होगी, यानी जो भी हमारी लोकसभा है, आप लोगों को याद होगा जो भी हमारी लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जो है आप लोग जानते होंगे जो भी गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति में आप लोगों को याद होगा 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य की यहाँ पर आवश्यकता होती है, 1/10 सदस्य की आवश्यकता होती है, तभी यहाँ पर क्या हो सकता है, तभी यहाँ पर लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी। आप लोगों को याद होगा आर्टिकल जो क्रमांक 108 में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन, अगर जो भी ऑफलाइन हमसे पढ़ते होंगे वो तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों को याद होगा कि आर्टिकल 108 के तहत किसका जिक्र देखने को मिलेगा, संयुक्त अधिवेशन का। कौन सा? संयुक्त अधिवेशन का, हमें संयुक्त अधिवेशन का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि इसी सत्र को बुलाता कौन है, इसी सत्र को बुलाता कौन है, तो महामहिम राष्ट्रपति। कौन बुलाएंगे? महामहिम राष्ट्रपति बुलाएंगे इसी सत्र को। और यदि ये जो सत्र है जो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन करेगा, सो आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा वो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेगा। और जो निर्णायक वोट देने की शक्ति होती है, ऑफलाइन आपको पता होगा जो निर्णायक वोट देने की जो शक्ति होती है, तो निर्णायक वोट देने की शक्ति भी जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा उसी को निर्णायक वोट देने की यहाँ पर शक्ति भी होती है। और जब हम लोग आर्टिकल जो क्रमांक 110 पर बात करते हैं, जिसमें हम लोग धन विधेयक पर बात करते हैं, जिस पर भारतीय संविधान में हम लोग धन विधेयक पर यहाँ पर जो बात होती है, यानी आर्टिकल क्रमांक 110 में धन विधेयक देखने को मिलेगा। धन विधेयक की जांच कौन करेगा, धन विधेयक की जांच कौन करेगा, सो ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही यहाँ पर जांच करेगा। तो कुछ ये बहुत सारी बेसिक बातें हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, सो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। राइटिंग तो बहुत खराब आई होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ छोटी छोटी बातें जो है स्पीकर साहब के बारे में लिखने का प्रयास किया है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हो तो फिर देख लीजिएगा। दार्य के बारे में, दार्यों के बारे में भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? वैदिक सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा है, तो खेबर दर्रे से माना जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, भारत में जो खेबर दर्रा से दार्यों ने भारत में प्रवेश किया था। मध्य एशिया से आए गए लोग थे। बाकी तो बहुत कुछ है आर्यों के बारे में, आप लोग जानते होंगे। अगर मैं अब ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, अगर मैं बताया तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी मेरी, ठीक है। छोटी सी क्लास रहने दो, मासूम सी प्यारी सी, जहां से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए, वरना मैं पूरा ही पेपर यहां से बना दूंगा, ठीक है। चलो, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सो ऑब्वियसली आप सभी जानेंगे, इसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ये सवाल बहुत सिंपल है, मैं चाह रहा था इस सवाल को लेकर नहीं आऊं, लेकिन फिर भी दिल से अंदर से आवाज आ रही थी नहीं यार पूछ लेना चाहिए, क्या पता इतना सिंपल भी अगर सवाल आ जाए तो बढ़िया रहेगा। सवाल नंबर 7 जो है वो यही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। सो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किनमें निहित होती है? सो आप सभी जानेंगे वह राष्ट्रपति भाई साहब में होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास में वो पावर होती है जिसमें संघ की जितनी भी पावरफुल है, जितनी भी ताकतें हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति के पास में होती है। ऑप्शन नंबर जो हमें बी का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 8 का राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 9 पर बात करेंगे, और सवाल नंबर 9, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सो आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, देडवन लुटियंस ने यहाँ पर ये जो है ये बनाया था। अब मैं यहाँ पर जिसकी बात करने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, सारी बातें काम की है, मतलब आप मान लेना पेपर में यही आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नए संसद भवन के बारे में। जो नया संसद भवन बना है, नए जो है संसद भवन, आप सभी जानते हैं नया संसद भवन बना है भारत का। इसके बारे में यदि सवाल आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि इस बोर्ड में जितना लिखता हूं वहां से सवाल आ जाए। सो देखो, यदि सवाल जो पूछ लेगा कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई है, किस प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर ये जो बना है, तो जवाब हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा
सेंट्रल विस्टा जो है, विस्टा सही से लिखा नहीं है, सेंट्रल जो यहाँ पर जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है आप सभी जानेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारा नया संसद भवन बना है। अगर आपसे सवाल यहाँ पर पूछ लेगा कि कितनी राशि यहाँ पर रखी गई है, कितनी लागत यहाँ पर आई है, तो आप लोगों को बताएंगे 960 करोड़ के लगभग। कितने करोड़? 960 जो करोड़। आपसे पूछेगा आकार कितना है, इसका आकार कैसा है, तो आकार आप बताएंगे कि नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। कैसा आकार देखने को मिलेगा? त्रिकोणीय का। अगर पूछेगा इसका डिजाइन जो है किसने बनाया, तो डिजाइन बनाया था विमल सिंह ने। किसने बनाया था? विमल पटेल साहब ने यहाँ पर बनाया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। कितने द्वार है इसमें, कितने गेट है, कितने द्वार है? 3 द्वार है। कर्म द्वार, ठीक है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार, ठीक है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और एक ज्ञान द्वार। 3 प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर द्वार देखने को मिलेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि क्या कि कब से बनना ये प्रारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ जो कब से हुआ था, तो 10 दिसंबर, आप लोगों को याद होगा 10 दिसंबर और 2020 को ये बनना स्टार्ट हुआ था। और इसका उद्घाटन कब कर दिया गया, तो उद्घाटन 28 मई, याद होना चाहिएगा 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही, नरेंद्र जो है मोदी जी ने ही क्या कर दिया था, इसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया था। सो आप लोगों को ये मुझे लगता है याद होना चाहिए आप लोगों को अच्छी तरीके से। अगर सवाल पूछेगा जो हमारा पुराना संसद भवन है, हमारा पुराना जो है संसद भवन आप सभी जानेंगे जिसमें सभी नेता वगैरह बैठते थे, जो पुराना संसद भवन है, उस पुराने संसद भवन का अब नाम क्या रख दिया गया है, तो आप लोगों को याद होगा कि उसका नया जो पुराना संसद भवन है उसका नाम संविधान भवन क्या रख दिया गया है, संविधान भवन यहाँ पर नाम रख दिया गया है। अगर पूछेगा जो नया संसद भवन है, जो नया जो है यहाँ पर जो नया संसद भवन जो हमें देखने को मिला है, प्यारे बच्चों लिख लेना अगर आपको क्या पता किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा की सीट कितनी रखी गई है, कितनी रखी गई है? 888 यहाँ पर रखी गई है। और जो नया संसद भवन है यहाँ पर पूछेगा जो नया संसद भवन है इसमें राज्यसभा की सीट कितनी जो रख दी गई है, तो 384 यहाँ पर सीटें रख दी गई है। तो मैं आशा करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने से कुछ न कुछ सवाल आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, तो मैंने लिखने का प्रयास किया, वरना फिर मैं नहीं लिखता। आइए सवाल नंबर 10, हु इज द फाउंडर ऑफ गुलामिया डायनेस्टी या दास प्रथा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास का, रट के जाना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी? सबसे बड़ी बहुउद्देश्य घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, चंबल, हीराकुंड या भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड पर चंबल है, दामोदर घाटी। सो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और अगर पहली पूछ लेगा तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना देखने को मिलेगी। आइए सवाल नंबर 12 पर जाएंगे और सवाल नंबर 12 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, निम्न में से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। ये तो यहाँ में समुद्रगुप्त यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों से, ठीक है, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। सवाल नंबर 13 जो हमें देखने को मिलेगा, सवाल इस नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या, मतलब जो नगर में रहने वाले हैं की सर्वाधिक वृद्धि हुई, नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो दादर और नगर हवेली में 55.88% की वृद्धि हुई है। भाई साहब ये वृद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और जो अगला सवाल देखने को मिलेगा, उमियम झील कहां पर स्थित है? तो उमियम झील मिजोरम में कहां पर स्थित है? मिजोरम में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। और ये अंतिम प्रश्न आप सभी का होमवर्क में, ये सवाल मैंने पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा
अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताना है। 4 में से एक राइट आंसर होगा। अगर आप लोग अच्छे विद्यार्थी, अगर आपको पता है तो ये चारों कहीं ना कहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं या रहे होंगे। इनके जब कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। मैंने जो पढ़ाया है उस पर जरूर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। मैं या हमारी संस्था का बिल्कुल प्रयास है कि हम ज्यादा पढ़ाने पर फोकस करते हैं। आलतू फालतू की जो बातें होती है दिन भर में, ये ना मुझसे होती ना हमारे साथी से होती, ठीक है। सो हम 2 वीडियो लेकर आते हैं, ना कि 200 वीडियो दिन में लेकर आते। जो वीडियो होते हैं वो काम की क्लासेस होती है, आप सभी जानेंगे। तो आप इनसे अच्छा पढ़े, इनसे फायदा उठाए, अपने नंबर को और आगे लेके जाएं। 1 महीना बचा है, इसलिए आप सभी की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना। अभी से अच्छे से तैयारी जो करते रहें, इसको पढ़ते रहें। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के साथ। 50वां जो है मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा कल वाली क्लास में, ठीक है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।